नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर वोटिंग जारी है। 3 बजे तक के मतदान के आंकड़े जारी किए गए हैं। एमपी में ओवरऑल 46.50% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में ओवरऑल 63.92% मतदान हुआ है। होशंगाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर वोटिंग जारी है। होशंगाबाद में 55.84% मतदान हुआ है। खजुराहो में 43.89% मतदान हुआ है। दमोह में 45.69% मतदान हुआ है। रीवा में 37.55% मतदान हुआ है। टीकमगढ़ में 48.76% मतदान हुआ है। सतना में 47.68% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 6 सीटों पर वोटिंग जारी है। 3 बजे तक के मतदान के आंकड़े जारी किए गए हैं। कांकेर में 67.5% मतदान हुआ है। महासमुंद में 63.30% मतदान हुआ है। रायनांदगांव में 61.34% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है। 3 बजे तक के मतदान के आंकड़े जारी किए गए हैं। कांकेर में 67.5% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है। 3 बजे तक के मतदान के आंकड़े जारी किए गए हैं। एमपी में ओवरऑल 46.50% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 63.92% मतदान हुआ है। 89% मतदान हुआ है। दमोह में 45.69% मतदान हुआ है। रीवा में 37.55% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है। टीकमगढ़ में 48.76% मतदान हुआ है। सतना में 47.68% मतदान हुआ है। खजुराहो में 43.89% मतदान हुआ है। दमोह में 45.69% मतदान हुआ है। टीकमगढ़ की बात करें तो 48.76% मतदान हुआ है। सतना में 47.68%। छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है। टीकमगढ़ में 48.76% मतदान हुआ है। सतना में 47.68% मतदान हुआ है। खजुराहो में 43.89% मतदान हुआ है। दमोह में 45.69% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 3 बजे तक के मतदान के आंकड़े जारी किए गए हैं। कांकेर में 67.5% मतदान हुआ है। महासमुंद में 63.30% मतदान हुआ है। राजनांदगांव में 61.34% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, देखा जाए तो 3 बजे तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। जिस तरीके से खजुराहो जो हॉट सीट मानी जा रही थी, वहां पर जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो उतना ज़्यादा नहीं पहुंचा अभी तक। देखिए, सिर्फ खजुराहो नहीं बल्कि सभी, अगर थोड़ा सा होशंगाबाद को छोड़ दें तो बाकी जो 5 सीटें सब पे वोटिंग परसेंट अभी तक तो बहुत कम है और इसके बहुत ज्यादा अब बढ़ने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही मुझे। और स्वाभाविक रूप से कि तमाम मेहनत के बावजूद, तमाम स्ट्रेटेजी के बावजूद, कवायद की उसके बावजूद वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ा है। लेकिन अरुण, पॉलिटिकल बातें इस तरह कर सकती है, लेकिन जिस तरह ये जनता का बिहेव उससे अभी आप इस कम वोटिंग के आधार पर कोई आकलन नहीं कर सकते, कोई निर्णायक फैसला नहीं हो सकता है। ये नहीं कह सकते कि क्या होता, क्योंकि अभी ये समझना, जब तक पिछले पोलिंग, जो सारे पोलिंग स्टेशन के जो वोट से पड़े हुए उनका एनालिसिस हो जाएगा और जब हम ये जान लें किस मतदान केंद्र पर कितना वोट पड़ा है। मतदान केंद्र वाइज, जब तक बूथ वाइज डाटा नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते दावे के साथ कि क्या होगा, इसका फायदा किसको मिलेगा, नुकसान किसको होगा। क्योंकि हो सकता है कि उन बूथों पर वोट कम पड़ा है जहां पर बीजेपी हर बार जीतती है, या उन बूथों पर वोट कम पड़ा जहां कांग्रेस के गढ़ माना जाता है, संवेदनशील माना जाता है। तो अभी संभावना इस बात की नहीं बताई जा रही है। इसीलिए ये मानकर चलिए कि वोटिंग परसेंट घटना चिंता का विषय है, लेकिन इससे कोई पॉलिटिकल कमेंट करना या पॉलिटिकल निर्णय ले पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है जी। लेकिन देखा जाए अजय जी, जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, उस वक्त का जो वोटिंग परसेंटेज था उतना ना तो प्रथम चरण में रहा और लग रहा है कि इस बार द्वितीय चरण में भी उस स्थिति पर मतदान नहीं पहुंच पाएगा। वो तो मैंने आपसे कहा ना कि 2019 में जब आप एनालिसिस करेंगे बूथ वाइज एनालिसिस करेंगे तब समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। या फिर या ये भी हो सकता है कि मोदी जीत रहा है इसलिए बीजेपी का वोटर नहीं निकला,
या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के पास कोई सेटिस्फैक्ट्री कैंडिडेट नहीं है, क्या कांग्रेस की हार तय है, इसलिए उनका मतलब कि कौन वोट खराब करे, आज तो कौन मेहनत करे उनका। लेकिन ये अभी इस आंकलन के आधार पर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि ये चिंताजनक कहते हैं कि इतना ज्यादा कवायद की गई, पॉलिटिकल पार्टी ने की, मीडिया ने की, समाज ने की, निर्वाचन आयोग ने की, सरकार ने की, तमाम कवायद के बावजूद पहले फेज की वोटिंग लगातार कम हुई, उसके बाद सेकंड फेज में स्थिति बन रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये सब सारा चिंता का विषय होता है। जी अजय जी, देखा जाए गर्मी का मौसम है तो ऐसा भी हो सकता है कि दोपहर की वजह से जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ तक नहीं जा रहे हो, जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है। जिस तरह का पोलिंग अभी तक रिजल्ट दिख रहा है उससे कितना बढ़ेगा, 10% 15% और बढ़ जाएगा तो भी 70% 72% जो पिछली बार था 2019 में, उसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है। देखिए खजुराहो सीट की अगर हम बात करें तो तय था कि बीडी शर्मा की जीत तय है, बीडी शर्मा रिकॉर्ड। अब वहां सिर्फ ये था कि रिकॉर्ड कितना बड़ा बनता है, कितने लाख से जीतते हैं बीडी शर्मा, उसकी कवायद चली तो बहुत सारा मतदाता चक्कर में वोट डालने निकला होगा। दूसरा आप चलिए कि होशंगाबाद में वोटिंग हुई कि होशंगाबाद का आसपास का इलाका था, वहां के लोग वोट डालने पहुंचे, नया था, नया कैंडिडेट दोनों के दोनों। लेकिन जब सतना की बात करें, सतना में चिंताजनक है, सतना में क्योंकि सतना में पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत था, चाहे वो सिद्धार्थ कुशवाहा का मामला हो, चाहे वो नारायण त्रिपाठी जो बसपा के प्रत्याशी उनका मामला हो, या फिर गणेश सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट उनका मामला हो, सबका अपनी अपनी चिंता अलग अलग ढंग से थी, तो वहां वोट वहां बढ़ना चाहिए था ऐसा मुझे सीधी में है। सीधी में बीजेपी का एक बड़ा धड़ा बीजेपी के खिलाफ लगा हुआ है। अजय सिंह राहुल पूरी तो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं वहां पर, इस बात पहले बहुत दिनों बाद कांग्रेस पटेल राहुल सिंह में दोस्ती देखी गई है फिर से, तो मुझे लग रहा है कि वहां बढ़ना चाहिए था। लेकिन दोनों जगह जैसे वोट बैंक अभी तक की वोटिंग कम से कुछ भी आकलन कर पाना मुश्किल काम है। लेकिन ये तय है कि इसका नुकसान होगा और पॉलिटिकल रिजल्ट जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं हो सकता है वो भी बदल जाए। जी, देखा जाए तो खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के पवई विधानसभा के आदिवासी क्षेत्र से माना जाता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर मतदाताओं ने मतदान करने से इनकार किया है, हालांकि प्रशासन की टीम भी पहुंची है। मतदाताओं का कहना है कि जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही, इसी वजह से वो मतदान करने नहीं जा पा रहे हैं। देखिए इस तरह की घटनाएं तो हर चुनाव में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं मतदान का बहिष्कार होता है, कहीं मतदान करने लोग जाते नहीं है, कहीं कुछ समस्या को लेकर मुद्दा होता है, इस तरह की घटनाएं होती रहती है। मीडिया का चूंकि बड़ा विषय होता है वो तो हम लोग उसको बड़े तरीके से दिखाते हैं, लेकिन इस समय में जिस तरह का कंपेयर किया जा रहा है, जिस तरह की अप्रोच की जा रही है मतदाता के साथ, व्यक्ति पहुंच रहा है, चुनाव आयोग पहुंच रहा है, प्रशासन पहुंच रहा है, वैसे में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं कि बाइक से किया जा रहा है, कि सुविधाएं नहीं पहुंची, तो बड़ी चिंता का विषय है, सामाजिक चिंता का विषय, राजनीतिक चिंता का विषय है और हमारे संवैधानिक रूप से भी चिंता का विषय होता है। जी तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी मौजूद हैं। आशीष जी, देखा जाए जिस तरीके से जो चुनाव के परिणाम तो अभी आने में सब वक्त है, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत चल रहा है वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहा है। 2019 का आंकड़ा देखा है, उससे कहीं ना कहीं पीछे। प्रथम चरण का भी जो आंकड़ा है 2019 के पीछे रहा, लेकिन द्वितीय चरण में भी अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो प्रतिशत वोटिंग का होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल, ये आश्चर्यजनक बात है क्योंकि सभी स्तर पे इसके प्रयास किए गए थे, चुनाव आयोग ने भी प्रयास किए थे और सब तरफ से हुए थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी यदि ये इतना कम होता है तो इसका मतलब ये सीधा सीधा तो यही माना जाता है कि मतदाताओं की उदासीनता है। अब मतदाता किसके प्रति उदासीन है ये रहस्य होता है बस, कि वो रूलिंग पार्टी या मौजूदा सांसद के प्रति उदासीन है या विपक्ष में उनको कुछ नहीं दिख रहा। तो ये जो अभी जो हम परसेंटेज देख रहे हैं तो इसमें बहुत अगर हम तेज़ी भी लाई गई, कुछ भी किया गया, तो भी ये मैक्सिमम 15-16% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो भी वो आके 60-65 के पास ठहरता है। तो ये पिछले पहले चरण से भी और कम हो जाता है फिर। तो ये चीज़ जो है, और ख़ास तौर पर ये वो इलाके हैं जहाँ पर मतदान के प्रति जागरूकता या थोड़ा सा देखा जाता है कि थोड़े जागरूक लोग, जैसे सतना है या रीवा है, ये जगह है, होशंगाबाद है। होशंगाबाद में तो खैर मतदान बाकी जगहों से ज़्यादा ही हुआ है, काफ़ी अच्छा, लेकिन उस तरह का नहीं है, बावजूद भी लोगों ने वहाँ उत्साह दिखाया। तो ऐसी जगहों पर अगर मतदान कम हो रहा है तो ये जो मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल और प्रत्याशी उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्या वो मुद्दे अपील नहीं कर रहे या उन मुद्दों के से इनका मन उचाट हो रहा है, ये बड़ी खास बात है। अगर जब आखिरी इसका जो पूरा टोटल आएगा आंकड़ों का, तब ये पहले और दूसरे चरण के आंकड़ों को मिला के मुझे लगता है बहुत हद तक मतदाताओं को मिजाज समझ आने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि पुरानी थ्योरी तो खत्म हो गई है कि
कम पोलिंग होती है तो रूलिंग पार्टी को फ़ायदा होता है, वो चीज़ें तो अब रही नहीं है। तो इसलिए ये जो बहुत बहुत ही मतलब ये नई चीज़ है और मुझे लगता है देश भर में इस तरह की स्थितियां हैं। तो ऐसी हालत में तीसरा चरण है, यदि हम मध्य प्रदेश के लिए देखें तो तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ज़्यादा सीटें भी हैं और कुछ महत्वपूर्ण सीटें भी हैं। तो तीसरा चरण को लेके उत्सुकता जगेगी और फिर ये होगा कि देखिए पहले चरण में मुद्दे कुछ और थे, उसके बाद चुनाव हुआ, और पहले चरण के ठंडे नतीजों के बाद दूसरे चरण में जो है मुद्दे बदले, सरगर्मी लाई गई और तीखा हुआ थोड़ा सा चुनाव, उसके बाद भी ये स्थिति है। तो तीसरे चरण की कल्पना थोड़ा की जा सकती है कि फिर अब ये पॉलिटिकल पार्टी लोग क्या करेंगे, किस तरह मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा कौतूहल वाली बात हो गई है। लेकिन देखा जाए कांग्रेस ने कहा था जो प्रथम चरण का मतदान हुआ था उससे बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान हो गई थी, क्योंकि जो वोटिंग का प्रतिशत था वो कम था, इसलिए उन्होंने अपने आला कमान को लगा दिया था। बावजूद इसके वोटिंग प्रतिशत बढ़ नहीं रहा। हाँ बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, वही तो मैंने कहा कि मुद्दे बदले गए हैं। ये टेस्टिंग ट्रैक जैसा हुआ है कि पहला जो फेज था वो विकास पर चला, दोनों दलों के विकास के वादे थे, उनके मैनिफेस्टो थे, उस पर उनको फोकस किया। लेकिन जब वहाँ पर परसेंटेज कम रहा पहले, तो दूसरे दौर में बहुत तीखा चुनाव हो गया। वो उसमें फिर मंगलसूत्र भी आ गया, उसमें समाज भी आ गए, उसमें आशंकाएं, डर और सारी चीज़ें आ गई और दोनों तरफ से आ गई। तो उसके बाद भी अगर ये चीज़ है तो मुझे ये अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत ठंडा मतदान किसी के पक्ष में मतलब ये कुछ तो भी अंदर की खदबदाहट है जो ऊपर से हमें बहुत शांत दिख रही है कि मतदाता शांत है या चुपचाप है या बोल नहीं रहा है। जो मतदाता मतदान केंद्र तक जा रहा है वो किसी इरादे से जा रहा है, ये मुझे लग रहा है। जिस तरीके से देखा जाए आशीष जी, जैसे वी.डी. शर्मा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, बीजेपी से हैं, अभी प्रेजेंट में सांसद भी हैं खजुराहो लोकसभा से। लेकिन खजुराहो में अभी मैंने जिस तरीके से बताया कि पवई विधानसभा की जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की विधानसभा है, वहाँ की ग्रामीण मतदान करने नहीं पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें लगातार समझाइश दे रहे हैं, बावजूद वो उसकी मतदान नहीं कर रहे। लेकिन बीजेपी कहती है विकास किया था और आदिवासी क्षेत्र होने के साथ साथ उन्हें वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। बिल्कुल, कई जगह पे चीज़ें आई हैं, मतदान का बहिष्कार करने की बात की गई है। सिवनी मालवा में एक जगह तो अधिकारी गए और उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि हम सड़क बना देंगे, उसके बाद लोग मतदान करने आज गए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी जगहों पर इस तरह की बातें हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसका मतलब है कि जो रफ्तार या विकास की जो बात की गई है, विकास के जो प्रक्रिया अपनाई गई, वो मतदाता को संतुष्ट नहीं कर रही है। तो यदि हम इसको अपना एक रैंडम वो मान लें कि ये अगर ये माइंडसेट है लोगों का और इसलिए लोग कम जा रहे हैं, तो फिर ये अलार्मिंग है सत्ता पक्ष के लिए। जो सांसद है, जो वहाँ पर उस क्षेत्र में सत्ता में है, यानी जो वहाँ का सांसद है, ये उसके लिए अलार्मिंग हो गया। तो ये चीज़ें, और आज का दूसरा दौर ये भी है, अगर दूसरी बात ये भी है कि दूसरे दौर की जो सारी सीटें हैं, इन सब पे भाजपा काबिज है। पिछली बार भाजपा जीती थी। तो ये चीज़ें जो हैं, और कोई भी इसमें कल्पना नहीं कर पा रहा था कि जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है वहाँ कांग्रेस सेंध लगा पाएगी। ये माना जा रहा था कि बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अगर ये कहीं कुछ मतदाता के मन की खदबदाहट है, तो ये अगले चरणों के लिए या अगले उसके लिए देश भर में ही किसी भी एक पार्टी के लिए बहुत अलार्मिंग है। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं जो मतदाता है उसका विश्वास राजनीतिक पार्टियों से कम होता जा रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि एक जगह जो थी वहां पर मतदाताओं ने लिखित में प्रशासनिक अधिकारी से लिया कि हमारे ये काम पूरे हो पाएंगे, ऐसा ही कुछ पवई में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से वो वोटिंग समय पर बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने किया होगा और शिकायत शिकवे भी किए होंगे, बावजूद इसके वो काम नहीं हो पाए। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो जनता है उसका राजनीतिक पार्टियों से विश्वास कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। बिल्कुल कम होता जा रहा है। और राजनीतिक पार्टी से अगर इस तरह के जो मसले हैं जहां पर कहीं पे मतदाता अड़ गया है, बहिष्कार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका विश्वास उसके सिटिंग एमपी से कम हुआ है, क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है। क्योंकि विकास की बागडोर और सारी चीज़ तो उसके पास थी, और यदि वो सिटिंग एमपी प्रयत्नशील था भी, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी एजेंसी उसमें आ जाती हैं, शामिल हो जाती हैं कि फिर उनका रोल क्या था या उनसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया गया। तो ये बड़ा नए किस्म का मतलब ये चुनाव मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और ये चुनाव कई चुनावों के बाद इस तरह का चुनाव है कि सारी अपीलें इस पर अभी तक बेअसर लग रही हैं। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वराज एक्सप्रेस में अंबिका शर्मा है।
कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। अमका जी, देखा जाए कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए जनता से वोट देने की अपील की गई थी, लेकिन वोटिंग का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी भी मुझे लगता है अम्बिका मतदान शर्मा चल रहे होंगे वहाँ पर। वंदना जी, अम्बिका शर्मा से सवाल है। अम्बिका शर्मा जी, देखिए अंकुर जी, ये विषय चिंता का विषय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मिशन था कि हम हर बूथ पर 370 मतदाता बढ़ाएंगे, और जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है तो इससे साफ संकेत है, पहले चरण में मतदान हुआ है कि जनता ने मन बना लिया है इस मदहोश सरकार को, इस छोटी सरकार को, कि मतदाता बदलने जा रहा है और देश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। ये लोग अति आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और इनका वही हर्ष होने वाला है जो उस समय शाइनिंग इंडिया का नारा देने वालों का, फील गुड का नारा देने वालों का हुआ था, 400 पार का नारा देने वालों का हो रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद अब इनका 400 पार का नारा आ गया, अब स्थिर सरकार, और अब दूसरे चरण के मतदान के बाद इनका नारा हो जाएगा अब कैसे बनेगी सरकार। अब इनके झूठ को, इनके परेड को, इनके षड्यंत्रों को जनता जानती है। लोकतंत्र की मर्यादाओं में इनकी आस्था नहीं है। ये सब धंधा क्षेत्रों के लिए सरकार काम कर रही है। आम व्यक्ति कोई मुद्दे नहीं उठा रही है, मंदिर मस्जिद की बात ला रही है और लोगों को बदला रही है। ये महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था का पूर्ण योद्धा होना केवल धर्म की बात करें, गौ माता, धर्म, मंदिर, मस्जिद, इधर माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि हम देश को विकसित बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ यह देश के नौजवान प्रतिभाओं का कोई उपयोग ही नहीं करना चाहते हैं। इस देश के सारे नौजवानों से पकौड़े करवाना चाहते हैं, सारे नौजवानों को बेरोजगार रखना चाहते हैं। जब आप इस प्रतिभा का उपयोग नहीं करोगे तो आप विकसित भारत कैसे बना पाओगे? आप केवल मंदिर और मस्जिद में उलझे रहोगे और देश की प्रतिभाओं का प्रॉपर उपयोग नहीं करोगे और तो आप कैसे विकसित भारत बना पाओगे? हम तो सोच रहे हैं कि ये भारत की जो स्थिति है इसमें भाईचारा बना रहे, वही बहुत बड़ी बात है। लोगों ने भाईचारा भी खत्म कर दिया, बेमन पैदा कर दिया, हिंदू मुस्लिम ईसाई पैदा कर दी। जी बिल्कुल। वंदना त्रिपाठी जी से सवाल कर लेते हैं। वंदना जी, आज दूसरे चरण का मतदान है, 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है जिसमें आपके 4 सांसद मैदान में हैं। कैसी स्थिति में आपके 4 सांसद? जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल जी, नमस्कार सभी को। देखिए, सबसे पहले तो अभी भी मुझे लगता है समय बचा हुआ है और सभी से अपील है कि जो लोग रह गए हों कृपया जाएं, अपना मतदान दें और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में अपना योगदान अवश्य निभाएं। अभी जो आगे के 2 चरण है उनके लिए भी मैं मतदाताओं से आज ही ये निवेदन करना चाहूंगी कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में आपको अपनी अहम भूमिका निभानी है, अपना मतदान देना है। इस देश के विकास के लिए आपका मत बहुत जरूरी है। आप अपने घरों में मत बैठिए, घरों से बाहर निकलिए और जाके उस सरकार चुनिए जो आपके पसंद की सरकार हो। अब रही बात जो हमारे आज के प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपनी इतनी अच्छी तैयारी करके रखी हुई है कि वैसे भी हम तो बिल्कुल क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि हम इस बार क्लीन स्वीप करेंगे, 29 की 29 सीटें जीतकर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में एक कमल रूपी माला को पहनाएंगे। उसका कारण है, उसका कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी की लाभ की जो योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र से लाई है और हमारे प्रदेश की योजनाएं आप देख रहे हैं। जो भी 29 की 29 सीटें हैं उस पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कमल के प्रत्याशी है। वहां पर चुनाव लड़ रही है मोदी जी की गारंटियां, वहां पर चुनाव लड़ रहा है विकास करने वाली सरकार। तो इसीलिए अवश्य ही आप देखिएगा कि किस प्रकार से आज भी 6 सीटों पर वोटिंग हुई है और हम 6 के 6 कमान खुलकर रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी भारी बहुमतों से विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के विषय में आपको मैं कुछ संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। देखिए, मोदी जी को क्यों हमें चुनना चाहिए, जनता को ये भी पता होना चाहिए कि आखिर मोदी जी क्यों। मोदी जी ही वो व्यक्ति है, मोदी जी ही वो युग पुरुष है जिन्होंने पिछले 10 सालों में भारत की दशा और दिशा को बदल दिया। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की तस्वीर आप देख सकते हैं।
इस प्रकार से 2014 के पहले भारत में क्या स्थिति थी और अब क्या है। आज उज्ज्वला के माध्यम से हमारी जो गरीब गांव की बहनें हैं उन्हें सिलेंडर मिल रहा है, और सुकन्या समृद्धि के माध्यम से हमारी छोटी छोटी जो लाडली बेटियां हैं वो लखपति हो रही हैं। आज मुद्रा योजना के माध्यम से हमारे जितने भी लोग नए उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें स्टार्टअप के लिए पैसे हमारे मिल साथ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हैं। आशीष दुबे जी, खजुराहो के लोकसभा क्षेत्र के जो गंज पंचायत है वहाँ के ग्रामीणों ने मतदान बूथ के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो अंदर बैठे लोग हैं, किसी मैडम है जो कुरैसी नाम उनका बताया, उन्होंने उन्हें मतदान नहीं करने दिए। इस वजह से वो मतदान केंद्र के बाहर ही प्रदर्शन करने लगे। एक तो एक देखा जाए जो वोटिंग का परसेंटेज है पहले से ही कम है, उसके साथ ही इस तरह की घटनाएं अगर सामने आ रही हैं तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय माना जाए। बिल्कुल चिंता का विषय होगा, और प्रत्याशी के लिए, वहाँ की पूरे सिस्टम के लिए भी चिंता की बात है। लेकिन एक उदाहरण है, वहाँ पर क्या उसकी वजह है, क्या परिस्थितियां हैं, ये एक अलग थोड़ा समझने का विषय भी होगा, आगे जाके वो चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये एक सिर्फ बूथ का मामला है। लेकिन अगर खजुराहो कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें तो वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम दिख रहा है, शायद 43-45% के आसपास दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि वहाँ पर एक तरफा ही चुनाव है, तो इसके बावजूद भी मतदान का प्रतिशत जो कम है, और पिछले बार का अंतर वहाँ बहुत ज़्यादा था जीत का, और इस बार का जो अंतर है तो वो थोड़ा सा लगता है कि शायद मतदाता उदासीन है, या उनको लगता है कि अब इस एक तरफा चुनाव में हमें इसमें क्या करना है। तो इसलिए खजुराहो की जो है पिक्चर कुछ अलग किस्म की कहानी बताती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि खजुराहो में अगर पोलिंग कम हुई है या अपेक्षाकृत नहीं है, तो उसका वजह दूसरी ये भी मानी जा सकती है कि जो सिर्फ एक बीजेपी के जो लोग समर्थक होंगे या बीजेपी के जो लोग होंगे उन्होंने जाके वोट किया, दूसरों ने कहा होगा कि अब हमें वोट करना ही नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो उन्होंने वोट, इनके कॉर्डर से वोट पूरा नहीं हुआ, या दूसरे लोगों ने वोट ही नहीं किया, तो एक ही तरफ का पूरा वोट पड़ा। तो ये मुझे लगता है खजुराहो की ये स्थिति हो सकती है। लेकिन दूसरे जगह की परिस्थितियाँ जो हैं वो बहुत गौर करने वाली चीज़ें बन रही हैं। जी, अंबिका शर्मा है कांग्रेस प्रवक्ता। देखा जाए पहले चरण के बाद कांग्रेस ने इस दूसरे चरण के लिए अब कितना अपने आप को ऊर्जा के साथ कांग्रेस आई है दूसरे चरण में। कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे जितने भी सम्मानीय नेता हैं, वो सीधा संपर्क बनाए हुए हैं, जीवन संपर्क बनाए हुए हैं आम मतदाता से। हम बड़ी विनम्रता के साथ मतदाता के बीच में जा रहे हैं। हमारा जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, उस बिल्कुल साफ है कि जैसे भी हम सरकार में आएंगे, आपका किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे, 30 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, हम अपनी माताओं बहनों को 8,500 रुपया की माय देंगे, और भी जो हमारे प्रदेश के ऊपर कलंक है कि हमारे यहाँ जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो वो प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष नहीं होती और उनके पेपर आउट हो जाते हैं। हम कड़े नियम बनाएंगे और बिल्कुल एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाएंगे ताकि जरा भी गुंजाइश नहीं रहा है उसमें बदमाशियां करने की। तो हम नौजवानों के लिए हमारे पास विजन है, किसानों के लिए हमारे पास विजन है, और व्यापारियों के लिए हमारे पास विजन है, गृहिणियों के लिए हमारे पास विजन है। ये लोग महंगाई पर रोक नहीं लगा सके। इन्होंने अभी माननीय कह रही थी कि 2014 के पहले क्या स्थिति थी। 2014 के पहले ये स्थिति थी कि हमारे सोनिया जी के चेयरपर्सन माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था, और 2014 के बाद ये हुआ कि जैसे ही इस सरकार में आए, इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए व्यापारियों की तिजोरी में भर दिया। ये था 14 के पहले और 14 के बाद की स्थिति। ये मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को, इस सत्यता को देश की जनता जानती है, आम मतदाता जानता है। आप लोग जुमलेबाजी की वजह से इस सरकार में आए हो, झूठे वादों की वजह से सरकार में आए। आज काला धन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, व्यवस्था आपके हाथ में है, शासन आपका है, क्यों बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया था कि काला धन नहीं बढ़ने लगे, क्या हुआ? आज देश का दिन प्रतिदिन काला धन बढ़ रहा है। और जो कलंकित लोग हैं, जिनके ऊपर जो बहुत बड़े बड़े माफिया हैं, जिनके ऊपर ईडी के केस हैं, वो सब आके भारतीय जनता पार्टी की गंगा में नहा लेते हैं और बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। वो कोई आरोपी नहीं रहते हैं, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे आपके वो मुशर्रफ हो, चाहे
और भी तमाम लोग हैं जिन पर बहुत भयंकर आरोप हैं, चाहे नारायण राणे हो, कितने सारे नाम हम गिनाएं, सारे के सारे लोग आके बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। ये दोहरा चरित्र कैसा है? वंदना जी सवाल कर लेते हैं। अमिका जी रोकना चाहूंगा। वंदना जी, खजुराहो में बीडी शर्मा ने आज नाराजगी जताई। दमोह में पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने भी पोलिंग पार्टी जो टीम थी उसको फटकार लगाई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अब बौखला गई है, इसलिए नाराजगी और बौखलाहट सामने आ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद बौखलाई हुई है, तो वो अपनी जो निगरानी है वो हमारे सर पर फोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा है, हमारे यशस्वी जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो आज कहा है वो गलत नहीं कहा है, बिल्कुल सही कहा है। कांग्रेस पार्टी बौखला चुकी है और कांग्रेस पार्टी बौखलाएगी भी क्यों ना। आखिर आप देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में भीतर घात और अंतर कलह मची हुई है और कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ती है। वो ये कहती है कि हमारे कार्यकर्ताओं से बरगलाया, जबकि इनके कार्यकर्ता खुद इनसे हताश निराश होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इस प्रकार से आपने देखा कितने भव्य रूप से कार्यकर्ताओं ने न्यू ज्वाइनिंग टोली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, चाहे वो जिला पंचायत से लेके चाहे वो विधानसभा के विधायक। लेकिन कांग्रेस कहती है जो न्यू ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है उसमें कहीं ना कहीं प्रलोभन देकर, लालच देकर लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है। कई लोग हैं जो वापस आ गए, उन्हें हकीकत पता चल गई थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कहने से ये बात सत्य तो नहीं हो जाती, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी से इतने भव्य तरीके से इतने मास में अगर कार्यकर्ताओं का पलायन हुआ है तो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल अपना मंथन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या है उनकी पार्टी में कि उनके कार्यकर्ताओं को वो लोग संतुष्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, अमिका जी, छिंदवाड़ा के जो महापौर थे वो आपकी पार्टी में गए और प्रथम चरण के चुनाव के दिन उन्होंने वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा नकुलनाथ के पक्ष में वोट करिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। विक्रम महाके जी का, देखिए विक्रम महाके जी का व्यक्तिगत निर्णय था भाजपा में आने का, कांग्रेस में जाने का। और आपने देखा है राजनीति में जो ये आवागमन है ये हमेशा होता रहता है, ये राजनीति का पार्ट है। कई लोग अपने महत्वाकांक्षाओं के चलते दूसरी पार्टियों में जाते हैं और कई लोगों को दूसरी पार्टी की विचारधारा पसंद आती है, इसलिए वो उस दल का दामन थामते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विक्रम महाके जी की जो भी मानसिकता रही हो, जिस मानसिकता से वो यहाँ आए हो और जिस मानसिकता से वापस गए, वो उनका व्यक्तिगत मत है। लेकिन आपने देखा कि अगर सुरेश पचौरी जी जैसे इतने बड़े दिग्गज नेता, दीपक सक्सेना जी जैसे इतने बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में बहुत जबरदस्त फूट मची हुई है। और उसका कारण भी है, देखो उसका कारण है इनके आला कमान राहुल गांधी जी, जो एक अयोग्य युवराज के रूप में कांग्रेस पार्टी का बंटाघात करने में लगे हुए हैं। वो किस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, अभी आपने देखा इनहेरिटेंस टैक्स का उन्होंने विषय छेड़ दिया, कभी वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कभी वो संप्रदाय के नाम पर जनता को लड़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि संप्रदाय और जाति के आधार पर लड़ाना कांग्रेस पार्टी की आदत रही है। लेकिन अब जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ एक वर्ग विशेष को, अल्पसंख्यक समुदाय को सिर्फ वोट बैंक समझा है, जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सच में उनके विकास के लिए कार्य किया है। और उसी का कारण है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो कहते हैं ना दूरी है ना भाई है, मोदी हमारा भाई है। 3 तलाक जैसे एक जहर को, जो समाज में फैला हुआ जहर था, उसे खत्म करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। धारा 370 जैसी इतनी दुखद जो धारा थी जिसकी वजह से हमारे, लेकिन बीजेपी सबका साथ सबका विकास और विकास के मुद्दे पर मैदान में है। वंदना जी, बीजेपी सबका साथ सबका विकास और विकास के मुद्दों पर मैदान में है। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र का पवई जो विधानसभा है वहाँ के ग्रामीण मतदान नहीं कर रहे। ग्रामीणों का कहना है कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, विकास नहीं हुआ, ग्रामीण इतने नाराज हैं वहां पर। प्रश्न दोहराएं। वंदना जी, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, उनका लोकसभा क्षेत्र है खजुराहो की पवई विधानसभा के ग्रामीण मतदान नहीं कर रहे। उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है, प्रशासनिक अमला भी पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, विकास ही नहीं हुआ, वोट किस लिए करें? देखिए,
माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी जो पूरे प्रदेश के लिए कार्य करते हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए भी कार्य करते हैं। और क्योंकि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र नहीं, समस्त संसदीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और ये जो पवई विधानसभा का जो भी पवई का जो ग्रामीण अंचल का जो भी ये समस्या है, देखिए हमारा प्रशासन इसके लिए काम में लगा हुआ है। अगर उन्हें ऐसा ग्रामीणों को लगता है कि उन्हें कुछ सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, तो बिल्कुल हमारी सरकार बनते ही हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी उनकी समस्याएं हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब वो देखा हमने तो हमेशा वैसे भी ग्रामीणों के विकास के लिए हमेशा कार्य किया है, और ये वादा है वहाँ की जनता से। और अब फिर से अपील है कि आप जाइए, वोट करिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनिए। हम अवश्य आपका विकास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखिए। वो आपको हर प्रकार की सुविधा देगी और आपके जीवन को एक स्वर्णिम जीवन बनाएगी। आप इस बात के विश्वास के साथ आइए और अपना मत दीजिए। अंबिका शर्मा जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। अंबिका जी, देखा जाए सतना की अगर बात करें हम, तो यहाँ 4 बार के सांसद हैं गणेश सिंह, वहां से आपने अपना प्रत्याशी उतारा है। कैसी स्थिति में है सतना में कांग्रेस? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में हमें गणेश सिंह जी को अपना भी जनता नकार चुकी है। तो 4 बार के सांसद रहे, विधायक के चुनाव में नहीं जीत पाए। वहां पर कांग्रेस पार्टी से सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में है। 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं और आप देख लेना, गणेश सिंह जी बुरी तरह से हारेंगे। आदरणीय वंदना त्रिपाठी जी के प्रश्नों का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में, तो मैं इन बातों को ऐसे देखता हूं जैसे अंग्रेजों से लोहा ले रही थी उस समय कांग्रेस। तो कुछ लोग समझौता कर रहे थे, कुछ लोग सुविधा की वजह से जा रहे थे और कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे। तो कांग्रेस का ऐसा दौर चल रहा है। इस समय कांग्रेस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए काम कर रही है। ऐसे बहुत सारे लोग गए हैं कांग्रेस छोड़ के, जिनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। हमारे आदरणीय पचौरी जी, सवाल तो यही है अंबिका शर्मा जी कि अगर कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया तो उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ दी? पचौरी जी बहुत सम्मानीय नेता है, संवेदनशील नेता है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जितना सम्मान कांग्रेस में उनको मिलता था, सीधे 10 जनपद में चले जाते थे बगैर किसी रोक टोक के, और सारी बातें उनकी मानी जाती थी। प्रदेश के 3रे नंबर के नेता थे। 4 बार माननीय पचौरी जी को सांसद, राज्यसभा सदस्य बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, और इससे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी के पचौरी जी को मिलने वाला नहीं है। और जो लोग गए अंबिका शर्मा जी, सवाल तो यही है, अगर आपकी पार्टी में इतना सम्मान कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, इतना सम्मान नेताओं को मिल रहा है, फिर भी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे। हम बिल्कुल बस विश्वास के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोग गए हैं वो पछता रहे होंगे। और दीपक सक्सेना जी पछता रहे जिस प्रकार से उनका अपमान हुआ। वहां का महापौर पश्चाताप के साथ वापस आया। उन्होंने नकुल नाथ के बारे में, उनके पक्ष में अपील की, आम जनता से निवेदन किया, नकुल नाथ जी को जिताइए, इनको अपना आशीर्वाद और समर्थन दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आम चुनाव के परिणाम के बाद देखने को आपको मिलेंगी। इनके पास नेताओं का टोटा था, इसलिए इन्होंने प्रलोभन देके, प्रेशर देके हमारे नेताओं को अपनी तरफ खींचा है। और ये इनका मिशन है कि कैसे भी हम कांग्रेस को नाबूद कर दें। लेकिन कांग्रेस ने इस प्रकार के बहुत दौर देखे हैं। कांग्रेस टूटी, गिरी, इसके बाद फिर खड़ी हुई और जनसेवा में लग गई। कांग्रेस का एकमात्र और केवल मिशन है कि जनसेवा करना। इन लोगों का मिशन है सत्ता प्राप्ति करना। इनके कारण लोकतांत्रिक तरीकों से ईडी, आईटी, सीबीआई, प्रशासन, पुलिस, सारे के सारे जितने भी संस्थान हैं, इन सबसे कांग्रेस को लड़ना पड़ रहा है। और इनके आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं थी, इनको कमजोर इन्होंने कर दिया। हमारे एजेंडा में है, हम मजबूत करेंगे, आपकी प्रेस को मजबूत करेंगे, तो स्वायत्ता देंगे। आज प्रेस कितने प्रेशर में, आम व्यक्ति जानता, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, हम क्या शर्मा जी रोकना चाहूंगा, हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, इस वक्त कितना % मतदान हो चुका है? प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, द्वितीय चरण की वोटिंग है। कितना % मतदान हुआ? क्या हालात हैं अभी वोटिंग के?
जी बिल्कुल, देखिए वोटिंग ट्रेंड की अगर बात की जाए अरुण, तो सुबह जो है वोटिंग परसेंटेज तकरीबन जो 11 बजे निर्वाचन आयोग ने आंकड़ा जारी किया था वो तकरीबन 29% के आसपास था, लेकिन दोपहर होते होते तक ये आंकड़ा बढ़ता ही गया और 4 बजे के आसपास जो है 55% मतदान की खबर निकल कर सामने आई है। लेकिन अभी भी जो है जिस तरह से मौसम ने करवट ली है और थोड़ा सा पारे की चाल जो है धीमी हुई है और इसके बाद जो है फिर से एक बार मतदान केंद्रों पर कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि कई जगह की अगर बात की जाए तो बीते लोकसभा चुनाव में होशंगाबाद एक ऐसा नर्मदापुरम एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जहां पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अधिक गया था और वहां पर सबसे बड़े मार्जिन से बीजेपी ने जीत भी दर्ज की थी। इस बार भी सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है तकरीबन 56% जो है वोट अभी तक 4 बजे की जो अभी भी आंकड़े जारी हुए हैं उसमें 56% जो है होशंगाबाद में मतदान हो चुका है, जबकि सबसे कम मतदान की खबर जो निकल कर आ रही है वो रीवा लोकसभा क्षेत्र से निकल कर आ रही है। वहां पर तकरीबन 40% के आसपास जो है मतदान हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई जगह से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि ग्रामीणों ने स्थानीय जो परिस्थितियां, चाहे सड़क की बात की जाए या फिर पेयजल की समस्या हो, इसके लेकर मतदान का बहिष्कार भी किया है। रीवा, दमोह, सतना, सीधी ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कई जगह मतदान के बहिष्कार की खबर आई है। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो सतना में जो रामपुर भगीलान क्षेत्र है वहाँ पर अबेर मतदान केंद्र है, वहाँ पर 6 मतदान केंद्र हैं और वहाँ से एक खबर निकल कर आई है कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग जो है वो कराई जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन 6 के 6 मतदान केंद्रों पर जो है फर्जी जो वोटिंग है वो हो रही है। कुल मिलाकर अभी भी मतदान जो है जारी है और इसके बढ़ने की संभावना भी है। तकरीबन ये 65% के आसपास जो है मतदान 5 बजे तक की जो निर्वाचन आयोग की उम्मीद है, एक आस है कि जो वोटिंग परसेंटेज है जागरूकता अभियान के माध्यम से बढ़ाया गया या फिर अन्य माध्यमों से बढ़ाया गया, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने जिस तरह की सुविधाएं दी है अरुण, चाहे छाव की बात की जाए, पानी की बात की जाए या फिर अन्य जो ट्राईसाइकिल की बात की जाए दिव्यांगों के लिए, कुल मिलाकर सभी जगह अच्छी माकूल व्यवस्था है। इसके चलते जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, वो भी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र में अपनी आहुति दे रहे हैं। और पचमढ़ी में 106 वर्ष की महिला है कस्तूरी भाई, उन्होंने पचमढ़ी में अपना वोट डाला है। तो कुल मिलाकर सभी जगह इसको लेकर उत्साह भी देखा जा रहा है, लेकिन शाम 6 बजे तक वोटिंग होते होते तक ये वोटिंग परसेंटेज कितना होगा इसके लिए अभी हमें 1 घंटे और इंतजार करना होगा। अरुण। संदीप, देखा जाए तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें घर से ही वोट डालने का अधिकार जो मिला था इस बार निर्वाचन आयोग की तरफ से कि घर से ही वोट डाल सकेंगे, इसका फायदा वरिष्ठ नागरिकों को मिल पा रहा है? जी बिल्कुल अरुण, अगर बात की जाए तो पहले ही जो है जो निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने इस तरह के निर्देश जारी किए थे, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारियों ने इसका पालन करने के लिए अलग अलग दल बनाए थे। और अभी की अगर बात की जाए तो 85+ के जो वोटर हैं, 85 साल की उम्र पूरा कर चुके जो बुजुर्ग हैं, उनमें अभी भी घर घर जाकर जो है वो वोट कराया जा रहा है। आगामी जो चरण है 7 मई का, उसमें भोपाल भी शामिल है और भोपाल में भी ऐसे ही दल जो है लगातार उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर 85+ से अधिक के जो वोटर हैं वो मौजूद है। ऐसी स्थिति आज दूसरे चरण की लोकसभा की जो 6 सीटें हैं उन पर भी 85+ के जो बुजुर्ग हैं वो या फिर अन्य जो कैटेगरी के लोग हैं जो विशेष सेवाओं के लिए उन्हें पोस्टल बैलेट जारी किए गए या फिर उन्हें मतदान की जो है फॉर्म देकर उन्हें सुविधा दी गई, इसके माध्यम से भी लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है और लगातार जो है बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए अलग से जो सुविधाएं मुहैया कराई गई थी वो उन्हें मुहैया होते दिखाई भी दे रही हैं। अरुण जी, संदीप, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं वंदना त्रिपाठी। वंदना जी, आज एक बयान वीडी शर्मा जी का खूब वायरल हो रहा है, कांग्रेस ने उसको लेकर टिप्पणी भी की है। वो कह रहे हैं कांग्रेस मंगलसूत्र और विषया के बारे में नहीं जानती है। बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है, माफ किया कि उनकी मानसिकता दर्शा रही है, ये बयान उनका जो है उससे उनकी मानसिकता साफ झलक रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, क्या गलत कहा उन्होंने कि प्रियंका गांधी जी जो इटालियन संस्कृति में पली बड़ी हैं, जो विदेशी कल्चर में हमेशा रही हैं, वो क्या जाने कि मंगलसूत्र की चीज क्या होती है, ताइजेब और बिछिया की वैल्यू क्या समझे हो, क्यों उन्होंने कभी वो धारण किए हैं, आपने कभी देखा उनको धारण करे हुए? देखिए मैं मानती हूँ कि वो भारत में पैदा हुई है, लेकिन भारत में पैदा हो जाने से कोई
भारतीय नहीं हो जाता। उनकी जो संस्कृति रही है वो पूर्णतः इटालियन रही है। और जिस तरह से इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो ये कहता है कि हम सब चीजों की जांच करेंगे, जेवर जवाहरातों की जांच करेंगे। कौन होते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? एक लोकतांत्रिक देश में रहते हमारे जेवर अगर लोकतांत्रिक देश है, उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है बीजेपी तय नहीं करेगी। देखिए, बीजेपी कोई तय कर भी नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये राग अलापा है। सैम पिट्रोडा जी ने क्या कहा है आपने खुद सुना है। ये हमारे जेवर जवाहरातों की और इनके जो मैनिफेस्टो हैं, तो क्या ये हमारे घर में लूट मचा देंगे अगर इनकी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो? ये आकर हमारी अलमारियां खंगा लेंगे, हमारे जेवर जवाहरात चेक करेंगे? इतने बुरे दिन आ जाएंगे क्या? इस तरह के बयान खुद कांग्रेस पार्टी के नेता देते हैं, और उसके जो विरोध में हमारी पार्टी के नेता कहते हैं उसको ये लोग गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ये बताइए कि सैम पिट्रोडा जी ने ऐसा क्यों कहा? किस प्रकार का बयान था ये? क्यों इनके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि हमारी सरकार आने के बाद सब चीजें खंगाली जाएंगी, चेक की जाएंगी? कौन होते हैं आप चेक करने वाले? अंबिका शर्मा जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। अंबिका जी, बीजेपी कह रही है कि प्रियंका गांधी विदेशी परिवेश में रहती हैं, इसीलिए बीडी शर्मा ने इस तरीके की बयानबाजी कर दी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता खुद ही इस तरीके की अर्गनल बयानबाजी करते हैं। बीडी शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा है। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं आशीष दुबे जी। आशीष जी, जिस तरीके से देखा जाए चुनाव का वक्त है, वोटिंग भी हो रही है, ऐसे में बीडी शर्मा जी ने बयान दे दिया है कि कांग्रेस मंगलसूत्र और बिछिया के बारे में कुछ नहीं जानती। इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है प्रदेश भर में। देखिए, ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो जिसको वर्ड प्ले के साथ खड़ा किया गया है। ये विषय ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, उसका भावार्थ या उसकी व्याख्या अलग तरीके से की गई है। और राजनीति में काफ़ी हद तक राजनीतिक दलों को ये छूट मिल जाती है कि वो मुद्दों को गढ़ें, मुद्दों को बनाएं, मुद्दों को पैदा करें, और अपने सामने वाले पर के जो इरादे हैं, वादे हैं, उन पर मीन मेख निकालें, जो करिए, एक स्वाभाविक चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, ये मुद्दा, इस तरह की जो बातें पिछले 4-5 दिनों से चल रही हैं, कांग्रेस ने इसको अपने तरीके से इसका खंडन किया है या इसको गलत बताया है, बीजेपी ने उसको अपनी तरह से व्याख्या की है, फिर कुछ बातें कांग्रेस ने जो है बीजेपी की बात को लेके पेश की हैं अपने नज़रिए से। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो नतीजा, जैसा मैंने कहा कि एक टेस्टिंग ट्रैक जैसा बना था सेकंड फेज़ का, एक पहले के दिन एक नए मुद्दे के, उस पर नतीजा आज क्या है? नतीजा तो यही है अभी फ़िलहाल तक कि वो पोलिंग तो आज भी नहीं बढ़ पाया। तो ये इन सब चीज़ों के बावजूद भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब चीज़, समाज के बीच में कोई चीज़, नई चीज़ परोसी जा रही है या समाज को आगाह किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है, दोनों ही तरफ से भी, तो भी क्या समाज उससे उद्वेलित नहीं हुआ? वो मतदान केंद्र की तरफ नहीं दौड़ा? तो ये जो चीज़ दिखा रही है, जो मतदाता का जो माइंडसेट जो बता रहा है, जो वो एक तो तटस्थ भाव से एकदम जो नज़र आ रहा है सामने आज भी जो है वो पोलिंग परसेंटेज उतना ही है। तो ये चीज़ें ज़्यादा गौरतलब है। और ये राजनीतिक पार्टियों को भी मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह के मुद्दे बनाए गए थे सेकंड फेज़ के लिए, और उसके बाद अभी तक कोई चमत्कार हो जाए और 80% वोट हो जाए नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जो स्थितियां हैं, उसके बाद तो यही लगता है ना कि मतदाता को ये चीज़ें प्रभावित नहीं कर रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव को, दलों को और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जनता के मूल मुद्दों की तरफ लौटना चाहिए। वो ज़्यादा अपील करेंगे, वो ज़्यादा उसको प्रभावित करेंगे। मतदान कितना भी हो, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उनको मैनिफेस्टो से अलग रख करके एक नया मैनिफेस्टो बना करके, तात्कालिक मैनिफेस्टो जैसा खड़ा करके चुनाव लड़ना, मुझे लग रहा है 2 फेज़ के बाद, जो खास तौर पे सेकंड फेज़ के बाद, ये मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक दलों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। जिस तरीके से देखा जाए आशीष जी, बीजेपी ट्रैक की तरह काम कर रही है। प्रथम चरण का उनका अलग ट्रैक था, द्वितीय चरण का अलग ट्रैक है, और शुरुआती दौर का उनका जो ट्रैक था वो अलग था। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को अपडेट करती जा रही है, लेकिन कांग्रेस में इस तरीके का कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बीजेपी अपडेट कर रही है। बीजेपी ने नए मुद्दों के साथ शुरू किया, कांग्रेस पर तीखे हमले किए, कांग्रेस की तरफ से भी उनके ऊपर आए, उन्होंने किए,
लेकिन ये सारे जो जतन किए गए, ये किए गए मतदाता को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान कराने के लिए। वो चीज़ नहीं नज़र आई। भाजपा ने जो अटैकिंग रुख अपनाया था, तो उससे ये माना गया था कि भाजपा चाहती है कि उनका जो मूल कॉर्डर है, जो उनका मूल कार्यकर्ता है, उनके समर्थक, जो नया एक वर्ग समर्थकों का तैयार हुआ था, जो मूल कार्यकर्ताओं के अलावा जिनकी वजह से भाजपा को एक्स्ट्रा लीड मिलती चली गई, वो शायद ऐसा आकलन किया गया कि वो शायद मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहा। उसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो मौजूदा स्थिति से उदासीन हो, या उसे ये लगता होगा कि हमारी तो सरकार जीत रही है, 400 का नारा तो आ ही चुका है जी, तो वो वोट देने नहीं जा रहा है। तो ये इन दोनों के बीच में ये पूरा मामला जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थितियां बनी हैं। चीना बना हुआ। वंदना त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ। वंदना जी, कांग्रेस कह रही कि बीजेपी इस बार अति आत्मविश्वास में है, घमंड रावण का नहीं चला तो इनका कैसे चल पाएगा? देखिए, अति आत्मविश्वास में कांग्रेस पार्टी है, हम आत्मविश्वास में, और आत्मविश्वास के लिए हमारे पास कारण है हमारी जो बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट है। आपने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने आप को चुनाव की प्रक्रिया में मानकर 5 साल तक लगातार काम करती है। हम चुनाव के टाइम पे कांग्रेस की तरह जो मौसमी मेंढक है वो नहीं है। हम पूरे साल 5 साल निरंतर चुनाव की प्रक्रिया में रहते हैं, प्रोसेस में रहते हैं। हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता है, हमारे पन्ना के कार्यकर्ता है, वो निरंतर जो मतदाता है उनके संपर्क में रहते हैं। हमारे मंडल के कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं। हमारे जो विभिन्न मोर्चे हैं, चाहे वो महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, युवाओं को, महिलाओं के लिए हमेशा जो उनके लिए लाभार्थियों के लिए योजनाएं होती है उन तक पहुंचाता है, कैसे उनका लाभ ले, ये सब चीजें उन्हें बताता है। तो भारतीय जनता पार्टी जब पन्ना से लेके, बूथ से लेके, मंडल से लेके, जिले से लेके, प्रदेश से लेके केंद्र तक काम करती है, तो आत्मविश्वास तो बनता है। कोई भी अगर इतनी मेहनत करेगा, कोई परीक्षा होगी, कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएगा, तो अगर उसकी तैयारी पूरी पक्की होगी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा कि मैं अव्वल आऊंगा। तो हम भी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हाँ, हम अव्वल आएंगे, हम 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में लाएंगे और हम 400 के पार भारत में जाएंगे। हम ये हमारा ये हमारा अति आत्मविश्वास नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस है। और ये हमारा आत्मविश्वास हमारे जो कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं फील्ड पर, उनकी वजह से है। हमारे जो, लेकिन कांग्रेस कहती है अति आत्मविश्वास कर रहे हैं उसकी वजह से है, काम की वजह से नहीं है। अति आत्मविश्वास ईवीएम की वजह से है। आप लोग गड़बड़ी कर लेते हैं। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। भगवान राम हमारी आस्था का प्रतीक है। भगवान राम भारत की परंपरा है। भगवान राम सनातन धर्म की पहचान है। और भगवान राम को कभी हमने चुनाव का मुद्दा नहीं माना। अगर माना होता तो 3 राज्यों में अपनी सरकार नहीं खोते हम भगवान राम के नाम पे। हाँ, ये कहते हैं कि हमने भगवान राम का मंदिर बनाया। हाँ, हम ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं। हाँ, हम कहते हैं कि हम भारत में रहते हैं और भारत में सनातन धर्म की जय होगी, भगवान राम के जयकारे लगेंगे, जय श्री राम हम बोलेंगे। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम उन्हें चुनाव का मुद्दा मानते हैं। वो हमारी आस्था का प्रतीक है, वो हमारा विश्वास है। और उनके आशीर्वाद से देखिएगा इस बार 400 के पास भारतीय जनता पार्टी जाएगी। वंदना जी, आप कहना चाहती है जो राम मंदिर है वो चुनाव का मुद्दा नहीं है, बीजेपी इसका उपयोग नहीं कर रही है जी? जो राम मंदिर का मुद्दा आप बता रही हैं वो चुनावी मुद्दा नहीं है, बीजेपी इसका उपयोग नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर चुनावी मुद्दा ये होता तो आप बताइए कि जो हम अगर इतना ज्यादा हमने इसको चुनावी मुद्दा माना होता तो क्यों हमारे नेता ताबड़तोड़ रैलियां हर जगह जाकर कर रहे होते? अभी आपने देखा किस प्रकार से परसों जनसैलाब उमड़ पड़ा था। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं एक जांचक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में जाकर वोट अपील कर रहे हैं। उसके उलट आप देखिए कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने एक भी दौरा नहीं किया। छिंदवाड़ा में किस प्रकार से इन लोगों ने कमलनाथ जी को अकेला छोड़ दिया। कोई भी वहां पर रैलियां करने नहीं गया, वो अकेले अपना चुनाव प्रचार करते रहे। तो ये है हमारे संगठन की ताकत, जिसमें हमारे केंद्र के नेता, हमारे स्टार प्रचारक सब आकर जनता से, कार्यकर्ता भाव से वोट अपील करते हैं। और आप जानते हैं कि बूथ में जितने भी मतदाता है वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी हो वो नहीं पहुंचे तो कम से कम जो पार्टी के कार्यकर्ता हो वो उन तक पहुंचे और हाथ जोड़कर उनसे वोट की अपील करे। ये हर एक मतदाता चाहता है कि जो भी प्रत्याशी हो, जो भी पार्टी हो, वो उन तक पहुंचे, तभी वो उस पार्टी को वोट दे। बिना मांगे, देखिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले में भीख वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पर आपको जाना है मतदाता के पास, आपको बताना है कि आपने क्या किया है।
तभी मतदाता आपको चुनेगा। और उसमें कांग्रेस पार्टी के पास ना जी तो बिल्कुल मंडल के वंदना जी, कार्यकर्ता समय हैं, का अभाव है, रोकना चाहूंगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी हारती है। जी बिल्कुल समय का अभाव है। हमारे साथ ज़्यादा चर्चा के लिए अंबिका शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता थे, आपका बहुत शुक्रिया। वंदना त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पन्ना के जुगल किशोर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान कृष्ण और राधा के दर्शन कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष से बात की स्वराज संवाददाता संदीप मिश्रा ने। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भगवान कृष्ण माता राधा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। जिस प्रकार से खजुराहो लोकसभा सीट में मतदान हो रहा है और लोग अब लगातार घरों से निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए, तो कहीं न कहीं सुबह से अगर हम बात करें तो सुबह वोटिंग प्रतिशत ठीक देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद क्रमशः जिस तरह से धूप चढ़ती चली गई तो उसके बाद वोटिंग प्रतिशत में काफ़ी गिरावट आई है। खासकर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से युवाओं से उम्मीद की जा रही थी, उस तरह से उम्मीद घर से युवा वर्ग घर से उम्मीद के अनुसार नहीं निकला। नेता चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं उनके लिए थोड़ा सा उनके माथे में चिंता की लकीरें दिख रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान जुगल किशोर के माता राधा के दर्शन करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं और वो जीत की कामना कर रहे हैं। वो भगवान जुगल किशोर की यहाँ पर प्रार्थना करने आए हैं, आराधना करने आए हैं। सुबह सुबह भगवान शंकर के उन्होंने दर्शन किए और अब भगवान जुगल किशोर के वो दर्शन करने पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अक्सर पूजा पाठ करते नजर आते हैं, चाहे भोपाल की बात हो या फिर प्रदेश के अलग अलग किसी भी क्षेत्र की। इसी तरह वो हमेशा उज्जैन में भगवान महाकाल के भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो आज यहाँ पर भी अब पहुंचे हैं। ये तो उनका संसदीय क्षेत्र भी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, तो अक्सर वो भगवान जुगल किशोर के दर्शन करने आते हैं। आप देखेंगे कि फिलहाल अभी वो पूजा अर्चना कर रहे हैं लगातार और भगवान श्री कृष्ण से, माता राधा से पार्टी के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर कामना करते नजर आ रहे हैं कि पार्टी का मंगल हो, पार्टी के उम्मीदवारों का मंगल हो। तो वो जिस प्रकार से दंडवत प्रार्थना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से उनकी आस्था भगवान के प्रति है और भगवान के प्रति कोई भी बड़ा और कोई छोटा उनके दर पर नहीं है। वो भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी करीब से देखने को मिल रही है। वो जिस प्रकार से एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी मानी जाती है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो हमेशा भगवान की शरण में आते हैं और कभी भी हमेशा हम देखते हैं कि आप भगवान जुगल किशोर के पास हमेशा पहुंचते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है, जो कुछ है वो उन्हीं का है और उन्हीं का आशीर्वाद से जो कुछ कर पाते हैं तो ताकत वहीं से मिलती है, भगवान ही आशीर्वाद देते हैं। सुबह से हमने देखा कि पहले वोटिंग प्रतिशत बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन दोपहर में कुछ वोटिंग प्रतिशत में कुछ हद तक गिरावट आई है। कहीं न कहीं बढ़ेगा भी, थोड़ा गर्मी काफ़ी है यहाँ, 42-43 टेम्परेचर, तो थोड़ा 2-3 घंटे दोपहर के कुछ प्लस माइनस होता है, लेकिन अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और कार्यकर्ता भी प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग लगे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए और मैं भी अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। एक आखिरी सवाल है, लोग कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में या युवाओं में ये दिख रहा है कि बीडी शर्मा तो जीत रहे हैं और मोदी जीत रहे हैं, कहीं ऐसा तो ये नहीं, यहाँ अच्छा मतदान हो रहा है और जनता का भरपूर आशीर्वाद है और अच्छा मतदान हो रहा है। तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को, जिनका ये कहना है कि लोगों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं है, सभी लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। थोड़ा धूप के कारण या गर्मी के कारण जरूर अभी कम निकले हैं, लेकिन शाम होते होते वोटिंग प्रतिशत ठीक हो जाएगा। कैमरामैन सुरेश के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, पन्ना। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर।